ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। वायसराय के जमाने में क्या क्या चीजें हुई, हर एक बच्चे को एग्जाम में पता होना चाहिए। इतिहास के अंदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप लोगों को मेन चीजें पढ़ के जानी है, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, आत्मीय समाज, परमहंस मंडली, थियोसॉफिकल सोसाइटी पढ़ के जाएं। दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जरूर पढ़ के जाना। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाना लिखाना प्रत्येक अभिभावक माता पिता का कर्तव्य है। शिक्षा का जो अधिकार है उसकी बात करता है आर्टिकल 21A। पॉलिटी के अंदर संविधान संशोधन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। भारत का जो वायसराय था वो कौन था? भारतीय पुरातत्व विभाग क्या करता है? सिंधु घाटी सभ्यता के फेमस स्थान जो आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों को इस सभ्यता से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसी जो योजनाएं हैं अलग अलग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। दीनदयाल अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप लोगों को ये चीज याद रखनी है कि अलग अलग जो राज्य है उसमें कौन कौन से प्रसिद्ध फेयर है, फेस्टिवल है, मेले हैं। 4 चोटियां 4 जगह या 4 पहाड़ आप लोगों से पूछ सकता है कि कहाँ पे है। इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ। गरीबी तो नहीं हटेगी, गरीब खुद ही हट जाएगा। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान विहार के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं सतीश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बहुत ही कम समय बचा है आप लोगों के पास और अब ये अंतिम पल है जो आपकी जो लड़ाई है बेरोजगारी के खिलाफ। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से उम्मीद करता हूं कि ये लड़ाई अब तुम लोग जीत जाओगे। प्यारे बच्चों, दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 की आज हमारे जो 10वीं क्लास है इस सेशन की, जिसे मैंने आप लोगों को कहा था भी एग्जाम से पहले मैं आप लोगों को 10 से 12 15 जितने भी क्लासेस आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँगा। प्यारे बच्चों, 10 क्लास के माध्यम से हर क्लास के अंदर 20 क्वेश्चन होते हैं और ओवरऑल जो हम बात करें तो एक क्लास जो है 50 क्वेश्चन कवर करती है। ठीक है, तो 10 क्लासों के माध्यम से प्यारे बच्चों लगभग 400 से 500 क्वेश्चन आप लोगों को मैंने दे दिए हैं। और इसके अलावा एक करंट अफेयर की बहुत बड़ी क्लास आप लोगों के लिए 2025 का पूरा करंट अफेयर का निचोड़ आप लोगों के लिए बहुत जल्द आ जाएगा। एंड प्यारे बच्चों, आज की क्लास हमारी ये जो 10वीं क्लास है, ठीक है, ये पेपर सेट जो था टॉप 20 क्वेश्चंस का अंतिम क्लास रहेगा। इसके बाद आप लोगों के लिए आगामी जो क्लास रहने वाली है वो करंट अफेयर की एक बड़ी क्लास आएगी प्यारे बच्चों, और उससे आप लोगों को 2025 के तमाम जितने भी हैं जो क्वेश्चंस जो मेजर्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आप लोग कवर कर जाओगे। तो जो भी बच्चा दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है या भारत के अंदर किसी भी केंद्र सरकार राज्य सरकार की वैकेंसी की तैयारी कर रहा हो, किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, उसके वो क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और वो क्लास बच्चों तक तभी पहुँच पाएगी जब आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे एंड चैनल को ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कराएंगे। ठीक है, जो बच्चा सीरियसली पढ़ रहा है उसके लिए ये क्लासेस है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। पहला क्वेश्चन आया प्यारे बच्चों, मैंने आपको उस दिन कहा था कि भी अलग अलग जो आपके अवार्ड्स रहते हैं वो अवार्ड्स कौन से सेक्टर से संबंधित है, क्षेत्र से संबंधित है, ये चीज़ आप लोगों को कवर करनी है। यहाँ पूछ रहा है कि शांति स्वरूप भटनागर जो अवार्ड है, ठीक है, ये किस विषय से संबंधित है या कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का जवाब है विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में। यहाँ देखो स्पोर्ट्स, लिटरेचर, म्यूजिक एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्यारे बच्चों ये शांति स्वरूप पुरस्कार जो है भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। अगर इसकी हम लोग शुरुआत की बात करें तो इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1958 में। ठीक है, ये पुरस्कार कौन देता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक जो रिसर्च है हमारी CSIR, ठीक है, इसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। प्यारे बच्चों, अगर बात करें प्रथम विजेता, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है, KS कृष्णन। ठीक है, KS कृष्णन को सबसे पहले भारत में 1958 में शांति स्वरूप जो भटनागर पुरस्कार है ये दिया गया। और बात करें इस पुरस्कार के बारे में, आप लोग देख सकते हो ये जो डाक टिकट है इनकी याद में जारी हुआ। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रत्येक वर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रतिवर्ष वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान, यानी कि हम लोगों ने बात की साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल जो रिसर्च है CSIR, ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान एंड पर्यावरण विज्ञान, ठीक है, यानी कि बायोलॉजिकल जो साइंस है, केमिस्ट्री जो है एंड एनवायरनमेंट साइंस है, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड जो आपका मेडिकल जो साइंस है प्लस फिजिक्स में उल्लेखनीय और उत्कृष्ट अनुसंधान अनुप्रयुक्त या मौलिक के लिए दिया जाता है। भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आप लोगों को याद रखना है। शुरुआत कब हुई? 1958। 2 नंबर क्वेश्चन आया है, भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया? प्यारे बच्चों, अलग अलग जो प्रथाएं हैं इतिहास के अंदर आप लोगों को पढ़ के जानी है। ठीक है, यहाँ सती प्रथा का जो पुरस्कार है, ये जो सती प्रथा का जो अंत है, ये देखो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये चारों क्या है, भारत के वायसराय हैं।
इन वायसराय के ज़माने में क्या क्या चीज़ें हुई, हर एक बच्चे को एग्जाम में पता होना चाहिए। कॉर्नवालिस को भारतीय पुलिस का जनक कहते हैं, भारतीय सिविल सेवा का जनक कहते हैं। विलियम बेंटिक का कार्यकाल 1828 से लेकर के 1835 तक रहा। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से लेकर के आप लोगों को याद होना चाहिए 1785 तक रहे। ठीक है, 86 तक भी लिखा सकता है एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। कॉर्नवालिस जो है भाई 1786 से लेकर के 1793 तक रहे। वेलेजली रहे 1799 में 1805 तक। ठीक है, तो ये आप लोगों को कंप्लीटली पता होना चाहिए भी कौन सा वायसराय, कौन सा गवर्नर जनरल उस समय था। और सती प्रथा का अंत जो है विलियम बेंटिक के ज़माने में 1829 के अंदर सती प्रथा का अंत हुआ। कौन से समाज सुधारक की सहायता से? राजा राम मोहन राय की हेल्प से। राजा राम मोहन राय की सहायता से प्यारे बच्चों याद रखना है आप लोगों को, सती प्रथा बाद में समाप्त हुई। और इतिहास के अंदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप लोगों को मेन चीजें पढ़ के जानी है, ठीक है, वो मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन के राय के प्रयासों के फलस्वरूप 4 दिसंबर 1829 को तत्कालीन फोर्ट विलियम के गवर्नर विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पे रोक लगा दी। ठीक है, अब आप लोगों को एग्जाम में प्यारे बच्चों जैसे यहाँ पे दे रखा है, ये ब्रह्म समाज पढ़ के जाएं, आर्य समाज पढ़ के जाएं। ठीक है, आत्मीय समाज पढ़ के जाएं, आत्मीय सभा, परमहंस मंडली पढ़ के जाएं, संस्थापक एंड वर्ष, थियोसॉफिकल सोसाइटी पढ़ के जाएं, आर्य समाज हो गया, ब्रह्म समाज हो गया, आत्मीय सभा होगी, और उसके अलावा ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के अलावा एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है। तो इन सब के स्थापना वर्ष प्लस फाउंडर, संस्थापक दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जरूर पढ़ के जाना भी, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, और एक प्रार्थना समाज भी आता है एग्जाम में, प्लस प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग जिसके संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, आर्य समाज, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये सब आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब जो चीज़ें हैं पढ़ के जानी है। प्रार्थना समाज, इन सब के स्थापना वर्ष, फाउंडेशन ईयर एंड संस्थापक। ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ पढ़कर जाएं बच्चों। ठीक है, पढ़कर जाएं हर एग्जाम में, नॉट ओनली दिल्ली पुलिस की बात कर रहा हूँ, हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है 86वां अमेंडमेंट जो है संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ता है। तो आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई कि ये जो मौलिक कर्तव्य है किस वर्ष जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन प्यारे बच्चों 2002 के अंदर हुआ। इस 86वें संविधान संशोधन ने 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा, फंडामेंटल ड्यूटी, प्लस इसी के द्वारा आर्टिकल 21A जोड़ा गया, अनुच्छेद संख्या 21 क। ठीक है, ये भाग 3 में जोड़ा गया आर्टिकल है, और ये भाग 4A में जोड़ा गया 11वां मूल कर्तव्य। कहता क्या है ये 86वां अमेंडमेंट बोलता है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए एजुकेशन की बात करता है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाना लिखाना प्रत्येक अभिभावक माता पिता का कर्तव्य है। ये 11 मूल कर्तव्य है। और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का जो अधिकार है उसकी बात करता है आर्टिकल 21A। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये 86वां जो संविधान संशोधन है, पॉलिटी के अंदर संविधान संशोधन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर किसी बच्चे को सारे के सारे जो संविधान संशोधन जो अभी तक 106 जो हो चुके हैं, इसमें से कौन कौन से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने चाहिए, कौन कौन से अमेंडमेंट हमें स्किप करने हैं, नहीं पढ़ने हैं, तो वो प्यारे बच्चों ज्ञान विहार एसएससी वाला जो यूट्यूब चैनल है, ज्ञान विहार एसएससी वाला, एक पुराना चैनल है ज्ञान विहार क्लासेस, वो उस पर नहीं प्यारे बच्चों, ज्ञान विहार एसएससी के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को पूरी एक महत्वपूर्ण जो संशोधन है, एक ही क्लास के अंदर सारे संशोधन आप लोग कवर करके जा सकते हो। तो प्यारे बच्चों वो क्लास अगर किसी ने नहीं देखी है तो एग्जाम से पहले वो क्लास जरूर देख के जाए। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें इतिहास का क्वेश्चन है, आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है अभी। ठीक है प्यारे बच्चों, अलेक्जेंडर कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम
को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। 1861 के अंदर अगर हम बात करें, 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की खोज का जो श्रेय है, जो जनक माने जाते हैं, ठीक है। और ये प्यारे बच्चों, इस समय अगर हम बात करें कि भारत का जो वाइसराय था वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, अलेक्जेंडर कनिंघम। और उसके बाद धीरे धीरे जॉन मार्शल भी इसके अध्यक्ष बने। भारतीय पुरातत्व विभाग क्या करता है भाई, भारत के अंदर जो प्राचीन जो सभ्यताएं हैं उन पर रिसर्च करने का कार्य जो है इसी डिपार्टमेंट के पास है। अगर बात करें आगे जाकर जो मान्यता है इसको 1904 में दी गई थी, ठीक है। तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम है, ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट के फादर माने जाते हैं। सेम ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, पुरातात्विक जो स्थल है सूरकोटदा किस राज्य में है भाई, ठीक है। सूरकोटदा प्यारे बच्चों गुजरात के अंदर है। गुजरात में एक तो आप लोगों को ये याद रखना है सूरकोटदा, जहाँ से घोड़े की हड्डियों के सिंबल मिले। दूसरा यहाँ पे फेमस कौन सा है, धोलावीरा, सिंधु घाटी सभ्यता के फेमस स्थान जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और राजस्थान पंजाब में तो भाई आप लोगों को पता होना चाहिए, पंजाब वाले भी और हरियाणा वाले फेमस है। राजस्थान वाला कौन सा है, कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। तो अलग अलग जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थान है, चाहे हड़प्पा है, चाहे मोहनजोदड़ो है, सूरकोटदा है, कालीबंगा है, लोथल है, राखी गढ़ी है, ये एग्जाम में आते हैं। इनके जो यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली, सिंधु घाटी सभ्यता वर्ल्ड की सबसे बड़ी और प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, ठीक है। और ये आप लोगों को इस सभ्यता से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, पढ़ के जाएं। यहाँ देख सकते हो, यहाँ से क्या मिला, सूरकोटदा गुजरात के कच्छ में स्थित है, हड़प्पाकालीन स्थल है, ठीक है। यहाँ से जो घोड़े हैं उसकी हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। ये सूरकोटदा वाली जगह गुजरात के अंदर। क्वेश्चन आया है, दीनदयाल अंत्योदय योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। भाई देखो, ऐसी जो योजनाएं हैं अलग अलग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये योजना है ना प्यारे बच्चों, एक जो स्वराजगार, जो स्वर्ण जयंती जो रोजगार योजना है, स्वर्ण जयंती रोजगार सब रोजगार योजना, ठीक है। स्वर्ण स्वरोजगार योजना या स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना जो प्यारे बच्चों 1 अप्रैल 2013 को शुरू हुई थी, उसी का नाम जो है उसी को रिप्लेस किया गया दीनदयाल अंत्योदय योजना से, ठीक है। और ये भारत के जो रूरल डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसकी द्वारा भाई शुरू की गई, ग्रामीण विकास मंत्रालय। दीनदयाल अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, भारत में ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो लोग हैं उनकी गरीबी को दूर करने के लिए अलग अलग संस्थाओं का निर्माण करना इस दीनदयाल अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं भाई, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये जो पहल शुरू की गई है, लिखा पड़ा है देश भर में ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए अनेक प्रकार की आजीविकाओं को बढ़ावा देने, उनको फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए बेहतर पहुंच के माध्यम से ग्रामीण गरीबी को खत्म करना है, ठीक है। अब देखो, इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ। गरीबी तो नहीं हटेगी दोस्तों, गरीब खुद ही हट जाएगा एक दिन, ठीक है। तभी शायद ये गरीबी हटेगी। देखो, गरीबी के लिए योजना शुरू ही, लेकिन जो योजनाएं हैं वो कागजों में है, धरातल पे नहीं होती, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट प्यारे बच्चों देखो भाई, अलग अलग देखो यहाँ पे 4 चीजें दी गई है। अंग्रेजों ने भारत में या ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में राज करने के लिए अलग अलग एक्ट बनाए, ठीक है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के दौरान बाद में पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। ये विलियम पिट्स कौन है भाई, ये ब्रिटिश के उस समय PM थे, ठीक है। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। भारत में सबसे पहले एक्ट ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो अंग्रेजों ने बनाया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। और उसके बाद 1909 का ये भी एग्जाम में आता है, भारत शासन अधिनियम, जिसको क्या बोलते हैं, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट किसको कहा जाता है, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट कहा जाता है भाई 1909 के अधिनियम को। 1919 वाले को बोलते हैं भारत शासन अधिनियम को मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, रिफॉर्म एक्ट, ऊपर इंग्लिश में लिखा पड़ा है सुधार अधिनियम, ठीक है। चैम्सफोर्ड भारत का वायसराय, मिंटो भारत का वायसराय, यहाँ मोर्ले भारत का सचिव है, मोंटेग्यू भारत का सचिव है, सेक्रेटरी फॉर इंडिया, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की देन है। इसके द्वारा क्या किया गया, एक सुझाव था ये, इसके द्वारा कंपनी के कार्यों का विभाजन कर दिया गया और 2 यूनिट बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर।
बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था कंपनी के पॉलिटिकल्स जो कार्य है उनको हैंडल करना, एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम था कंपनी के जो इकोनॉमिक यानी कि जो कमर्शियल या फाइनेंशियल जो काम है उनको हैंडल करना। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये दो संस्थाएं बनी किसकी द्वारा? ये दो संस्थाएं बनी थी भाई 1784 के पिट्स इंडिया जो 84 पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। ठीक है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करती है? भाई देखो, क्या मौलिक अधिकार करते हैं या संविधान की प्रस्तावना करती है, राज्य के नीति निर्देश तत्व करते हैं, संसद करती है? देखो भाई, संसद का आर्टिकल कौन सा है? 79। संसद का काम क्या है? देश के लिए कानून बनाना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये संसद जो है संविधान के भाग 5 में आती है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51 में है। ठीक है, और भाग 4 में आते हैं। किस में आते हैं? भाग 4 में। प्रस्तावना के लिए कोई भाग नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं है। मौलिक अधिकार भाग 3 में आते हैं, आर्टिकल्स 12 से 35 है। ठीक है, तो संविधान की जो प्रस्तावना है ना, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, प्रस्तावना जिसके अंदर हमारे संविधान के उद्देश्य छुपे हुए हैं। प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। उद्देशिका से पता लगता है भी कि प्रस्तावना जो ये बताती है कि भाई संविधान के उद्देश्य क्या होने चाहिए, संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है, ये बताती है प्रस्तावना। आप लोगों ने प्रस्तावना सुनी होगी प्यारे बच्चों, कईयों ने पढ़ी भी है। हम भारत के लोग से शुरू होती है और इस पूरी प्रस्तावना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है और पूरी प्रस्तावना मैं पढ़ा चुका हूँ। जिस बच्चे को प्रस्तावना संबंधित कोई भी डाउट है, कुछ भी पढ़ना है, तो वो प्रस्तावना की एक अलग से क्लास प्यारे बच्चों विद MCQs, क्लास प्लस थ्योरी दोनों प्लस MCQs, यानी कि थ्योरी भी है और उसके साथ साथ उसके क्वेश्चन भी है। तो उस क्लास को आप लोग ज़रूर देखें। उस क्लास के अंदर थ्योरी और MCQs दोनों हैं। तो जनरल SSC के यूट्यूब चैनल पर जाके आप वो क्लास देख सकते हो। प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? प्रस्तावना आप लोगों को, प्रस्तावना संबंधित 2 बातें आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, अमेरिका से ली गई है, और प्रस्तावना की जो भाषा है ये पूछेगा कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, प्रस्तावना अमेरिका से। ठीक है, और संविधान की जो प्रस्तावना है ये 2 क्वेश्चन याद रख लेना। कहाँ से शुरू होती है? हम भारत के लोग। इस प्रस्तावना में कौन सी तारीख लिखी हुई है? 26 नवंबर 1949 लिखी हुई है। इसी के अंदर जो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी राज्य सरकार हर साल सूरज कुंड मेले का आयोजन करती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अभी। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ 4 राज्य दे रखे हैं। सूरज कुंड जो मेला है ना, ये हरियाणा सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों को एग्जाम में पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। और देखो भाई, मेला तो चलो लगता है, लेकिन उसके अलावा जो फेमस मेले हैं ना, मैं बताना चाहूँगा। हरियाणा में चलता है प्यारे बच्चों सूरजकुंड मेला, मध्य प्रदेश में चलता है खजुराहो नृत्य महोत्सव, गोवा में चलता है सिग्मो मेला, गुजरात में कच्छ रण उत्सव, झारखंड में करम, राजस्थान में पुष्कर मेलो। तो यहाँ आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है कि अलग अलग जो राज्य है उसमें कौन कौन से प्रसिद्ध फेयर है, फेस्टिवल है, मेले हैं। देख सकते हो आप लोग, हरियाणा सूरजकुंड, MP में खजुराहो, गोवा में सिग्मो, गुजरात में कच्छ, एंड झारखंड में करम, और राजस्थान में पुष्कर मेला। ठीक है भाई, पढ़ के जाना प्यारे बच्चों। अलग अलग ये फेमस मेले हैं। उल्टा पूछ लिया ना कि सिग्मो मेला कहाँ कहाँ प्रसिद्ध है, तो गोवा का है, कच्छ रण वाला गुजरात का है, करम वाला झारखंड का है, पुष्कर मेला राजस्थान का है। ठीक है भाई, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए थे? प्यारे बच्चों, हर्षवर्धन के द्वारा संस्कृत में कितने नाटक लिखे गए थे? उनकी संख्या है 3। याद रखना, संस्कृत में हर्षवर्धन जी के द्वारा 3 नाटक लिखे गए। तीनों के नाम है प्रियदर्शिका, रत्नावली एंड नागानंद। ये आप लोग देख सकते हो, नाटक महाकवि हर्ष रत्नावली एंड प्रियदर्शिका एंड नागानंद नाटक। तीनों के तीनों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ऐसे पूछे 3, ऐसे पूछ सकता है कि रत्नावली के जो नाटक के रचयिता कौन है? हर्षवर्धन, नागानंद के हर्षवर्धन, और प्रियदर्शिका के हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, बताओ भाई। इससे संबंधित मैं पहले भी आप लोगों को जानकारी दे चुका हूं। वीनस। ठीक है, वीनस, शुक्र को भाई पृथ्वी का जुड़ा ग्रह कहा जाता है। इसे पृथ्वी की बहन, सांझ का या भोर का तारा भी बोलते हैं। ठीक है,
भाई वीनस ग्रह को क्या बोलते हैं? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ भाई, पृथ्वी की बहन बोलते हैं इसको, सिस्टर ऑफ अर्थ। एक तो ये, दूसरा क्या बोलेंगे? सांझ का तारा, भोर का तारा। ठीक है, ये देखो भाई, शुक्र जो ग्रह है सूर्य और चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला पिंड है। शुक्र ग्रह का सूर्य के चारों ओर और परिक्रमण पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। ये भी बढ़िया प्रश्न है कि इसका जो परिक्रमण है किस दिशा से किस में होता है? पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी। ठीक है, याद रख लेना, ये जुड़वा, शुक्र प्लस पृथ्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जेपीजी का सही पूर्ण रूप से। भाई ऐसे देखो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में प्यारे बच्चों थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं बच्चों के लिए। ठीक है, थोड़ी समस्या पैदा कर देते हैं। ये जो फोटोग्राफी से संबंधित जो फुल फॉर्म आई है यहाँ पे, जेपीजी जो फोटो फॉर्मेट होता है, आप लोग जब फॉर्म भरते हो ना प्यारे बच्चों, तो जो आपका जो फोटो आप अपलोड करते हो, साइन अपलोड करते हो, ठीक है, थंब का भी जो है अपलोड जो आप करते हो इम्प्रेशन, तो यहाँ जो फोटो का जो फॉर्मेट मांगा जाता है अपलोड करने में, वो जेपीजी फॉर्मेट होता है। फुल फॉर्म्स की बात करूँ तो भाई लगभग 100-150 फुल फॉर्म कम से कम एग्जाम में पढ़ के जाएं। सीसीटीवी की फुल फॉर्म पढ़ के जाएं, कंप्यूटर की एएलयू है, सीपीयू है, रैम है, रोम है। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की फुल फॉर्म पढ़ के जाएं। ठीक है, एस की कोड की फुल फॉर्म पढ़ के जाएं, सीपीयू है, एएलयू है, ये सीयू है। ठीक है, पढ़ के जाएं भाई। जेपीजी के अलावा एमपीईजी भी आ सकता है, रडार की फुल फॉर्म पूछ के जाए, पढ़ के जाएं, सोनार की फुल फॉर्म पढ़ के जाएं। बहुत सारी फुल फॉर्म्स है, मेडिकल टर्म्स वाली फुल फॉर्म्स भी है। यहाँ है ये जेपीजी। ठीक है, ये है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, फुल फॉर्म है। चारों ऑप्शन देखने बाद जिस बच्चे नहीं पढ़ रखा ना, वो गलती कर सकता है, क्योंकि उसमें चारों को उसको लगेगा कि भाई हाँ भाई ये मिलता जुलता नाम है। ठीक है, यहाँ देखो जॉइंट फोटोग्राफिक या जॉइंट फोटोग्राफी, एक्सपर्ट्स ग्रुप नहीं है, एक्सपर्ट ग्रुप करना है। ठीक है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? टेनिस, बेसबॉल, बास्केटबॉल, गोल्फ। वही देखो, हमारे जैसे भारत का राष्ट्रीय खेल और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल दोनों का सेम है, दर्जा दिया गया हॉकी, लेकिन हॉकी खेलते बहुत कम है। क्रिकेट ही क्रिकेट चलता है सब जगह। ठीक है, हालांकि मेरी नज़र में भारत का राष्ट्रीय खेल कबड्डी होना चाहिए। तो क्रिकेट में तो देखो राजनीति चलती है। जब प्रसिद्ध कृष्णा खेल रहा है, ठीक है, राणा खेल रहा है, मोहम्मद शमी और सिराज बाहर बैठे हैं। मतलब मोहम्मद शमी और सिराज बॉलर बनना चाहते हैं। कैसा? वो बनने की तैयारी कर रहे हैं कि मैं प्रसिद्ध कृष्णा बन जाऊं, मैं हर्षित राणा बन जाऊं। जो अच्छे प्लेयर है वो बाहर बैठे हैं। तो क्रिकेट में तो आप लोग सभी जानते हो कि अच्छे प्लेयर बाहर बैठे हैं, जिनको आराम करना चाहिए वो खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो कबड्डी में क्या होगा? जो स्थानीय स्तर पे ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं, उन्हें आगे आने का मौका मिलेगा, राजनीति कम होगी। ठीक है, जिसमें टैलेंट होगा वो आगे जाएगा। क्रिकेट में पैसा होना चाहिए, पॉलिटिकल पावर होनी चाहिए, तब जाकर के एक ग्रामीण क्षेत्र का युवा या जो सपना देख रहा है देश के लिए कुछ करने का, उसका सपना साकार पूरा हो पाएगा। लेकिन यहाँ देखो अलग अलग खेल है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल। ठीक है, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। बास्केटबॉल भारत के किस राज्य का राज्य खेल है? राजस्थान का राज्य खेल है। ठीक है, खिलाड़ी कितने होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, गोल्फ में तो भी एक ही होता है। टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं? 1 या 2। अब खेलों से संबंधित आप लोगों को शब्दावली पढ़ के जानी है। टेनिस से संबंधित अलग अलग जो ट्रॉफीज है वो पढ़ के जाएं, बेसबॉल से संबंधित पढ़ के जाएं, बास्केटबॉल से पढ़ के जाएं, गोल्फ से पढ़ के जाएं। ठीक है, यहाँ देख सकते हो टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? चाइना का है। गोल्फ स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। क्रिकेट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का है। बैडमिंटन इंडोनेशिया का है। फुटबॉल किसका है? फ्रांस का है, जर्मनी का है, इटली का है और इसराइल का। देख सकते हो भाई, अलग अलग देशों के अगर पूछ लिया कि बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है, इंडोनेशिया का है। क्रिकेट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का है। गोल्फ स्कॉटलैंड का है। फुटबॉल फ्रांस, जर्मनी, इटली और इसराइल। टेबल टेनिस चाइना का। ठीक है, क्वेश्चन आया भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है? भाई लो, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप जो भारत में है वो एकल है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का नियम है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात कर लेते हैं नागरिकता संविधान के जो चैप्टर 2 में आती है। देख सकते हो ये रहा उत्तर हमारा, ये हो जाएगा
भाग 2 में है सिटीजनशिप, नागरिकता। भाग 3 का नाम क्या है? फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। भाग 1 में क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ व उसका राज्य क्षेत्र। भाग 4 का नाम क्या है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो प्यारे बच्चों, ये आर्टिकल कवर करता है 36 से 51, कवर करेगा आर्टिकल 1 to 4, कवर करेगा आर्टिकल 12 से 35, कवर करेगा आर्टिकल 5 से 11। तो नागरिकता पूछ रखा है भाई, ठीक है। नागरिकता में आप लोग याद रखना, नागरिकता भारत में कैसी है? भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, सिंगल सिटीजनशिप का नियम है। भारत में सिंगल सिटीजनशिप का नियम है, और ये कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 5 कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता या अधिवास के आधार पर नागरिकता। 6 बोलता है पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता से संबंधित प्रावधान। 7 बोलता है भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता से संबंधित प्रावधान। 8 बोलता है भारतीय मूल के वे लोग जो विदेशों में रहते हैं, जैसे एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियंस। 9 बोलता है अगर किसी भारतीय ने विदेशी देश की नागरिकता ग्रहण कर ली, उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त समझी जाएगी। 10 किसी व्यक्ति की नागरिकता को छीनना, समाप्त करने का अधिकार संसद के पास है। 11 नागरिकता संबंधित कानून बनाने की शक्ति संसद के पास में है। ठीक है, तो ये जो 11 के 11 आर्टिकल है 5 से 11, ये नागरिकता संबंधित है, याद रखना। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कॉमेट, नुनकुन एंड कंगतो या तेनीपू। ये तेनीपू वाला भाई प्यारे बच्चों एग्जाम में बार बार क्वेश्चन देखा गया है। ये मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी है। अरुणाचल प्रदेश की है कंगतो। ठीक है, कौन सी है? कंगतो। कंगतो पूर्वी हिमालय में भारत व तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ये भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ है, फोटो देख सकते हो आप लोग। एंड जो कामेट चोटी है भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। नुनकुन चोटी जो है लद्दाख में है। ठीक है, ये लद्दाख में है। कामेट चोटी कहाँ है? उत्तराखंड में, और वो वाली अरुणाचल में। ठीक है, कामेट कहाँ पे? अभी देखो कामेट वाली आप लोगों को देखोगी, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, कंगतो आपके कहाँ पे है? अरुणाचल में। तेनीपू कहाँ पे है? मणिपुर में। ठीक है, और नुनकुन आपके लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख। ठीक है भाई, लिख देता हूँ यहाँ पे, चलो लद्दाख। 4 चोटियां 4 जगह या 4 पहाड़ आप लोगों से पूछ सकता है कि कहाँ पे है। ठीक है। 58 के आंदोलन के दौरान किस तारीख को मेरठ छावनी में सैन्य विद्रोह हुआ? भाई ये प्यारे बच्चों क्रांति की शुरुआत भाई मेरठ के गैरिसन से 10 मई 58 को हुई थी। क्रांति के कारण आप लोग सभी जानते हो, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अन्य कारण थे, लेकिन मुख्य रूप से क्रांति शुरुआत होती है 10 मई 58 को मेरठ से। सैनिक दिल्ली की ओर कूच करते हैं, बहादुर शाह जफर को क्रांति का लीडर अनाउंस करते हैं, और जो बखत खां होता है वो सेनापति बनता है। लाल किले पे कब्जा करते हैं सैनिक, और भारत में अलग अलग जगह क्रांति के सेंटर होते हैं जहाँ से अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने, ठीक है, और आपके तात्या टोपे नाना साहेब ने कानपुर से, ग्वालियर से तात्या टोपे ने। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। बिहार जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने, अलग अलग जहाँ से, दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने। तो ये जो नेतृत्व है, इनके सामने कौन थे? पट के जाएँ। क्रांति कब समाप्त हुई? पट के जाएँ। क्रांति का प्रतीक था कमल का फूल। ठीक है, याद रख लेना। और चपाती। क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय आपको पता होना चाहिए, लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटिश पीएम लॉर्ड पाल्मस्टन, रानी विक्टोरिया, ये। और क्रांति का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति था वो एनिसन था। सारी चीज़ें पढ़ के जाए क्रांति संबंधित, जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। कौन सी फसल को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? कौन सी फसल को गोल्डन फाइबर? भाई ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है ये गोल्डन फाइबर कौन सी फसल कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। किसको? जूट की फसल को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ऐसा होता है दिखने में ये। जूट पौधे से उत्पादित एक प्राकृतिक रेशा है। जूट उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। देखो भाई 2 क्वेश्चन तो बन गए। कौन सा? कि गोल्डन फाइबर किसको बोलते हैं? जूट को,
और जो जूट है भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ इसका उत्पन्न होता है? पश्चिम बंगाल में। वर्ल्ड में जूट के सबसे बड़े उत्पादक देश भारत है, उसके बाद बांग्लादेश है और फिर कौन है? चाइना। ठीक है। नेचुरल रेयन यानी कि प्राकृतिक रेशा होता है जूट, जिसे गोल्डन फाइबर कहते हैं, क्योंकि ये देखो अभी फाइबर जो है गोल्डन जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम गोल्डन फाइबर है। और सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में। क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को क्या कहते हैं? पतले तार को भाई, पतला तार प्यारे बच्चों और फिलामेंट होता है भाई, टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? ये टंगस्टन। ठीक है। अब बात करें जो विद्युत बल्ब करता है क्या है? ये विद्युत ऊर्जा को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को तापीय उसमें ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए, विद्युत ऊर्जा को तापीय उसमें ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, अभी हीट पैदा करता है। ठीक है, ये तो पता होना चाहिए आप लोगों को। तो विद्युत बल्ब भाई याद रख लेना, इलेक्ट्रिक एनर्जी को तापीय उसमें ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें, ठीक है, ये आप इलेक्ट्रिक बल्ब को देख सकते हो भाई। ठीक है, यहाँ आपके चित्र के माध्यम से बताया गया है। ये बाहर कांच का आवरण होता है, अंदर जो फिलामेंट होता है ये फिलामेंट रहता है, और दूसरा टर्मिनल, पहला टर्मिनल यहाँ होता है। चित्र दिया गया है। फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। कौन सी धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। इसका जो गलनांक है बहुत उच्च होता है, लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? ऑर्गन और नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन जैसी गैस इसमें भरी रहती है, जो फिलामेंट के ऑक्सीकरण को कम करती है। बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। ये बढ़िया प्रश्न है। इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस एडिसन ने। ठीक है, और कब किया? 1879 में। कौन सी गैस भरी होती है? ऑर्गन नाइट्रोजन। एंड गलनांक कितना होता है? 3422 डिग्री सेल्सियस। इसका जो फिलामेंट है किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। और ये कौन से इफेक्ट पे काम करता है? जूल हीटिंग इफेक्ट भाई। ठीक है, जूल हीटिंग इफेक्ट। बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब कौन से इफेक्ट पे काम करता है? इलेक्ट्रिक बल्ब का जो है आविष्कारक कौन है? ये दो बड़ी बातें। तीसरा, इसके अंदर जो फिलामेंट है वो कौन सी धातु का बना होता है, और इसमें कौन सी जो गैस है वो भरी रहती है। ये 4 क्वेश्चन, और 5वां जो इंपॉर्टेंट है वो इसका आविष्कारक। ठीक है, और आविष्कारक के साथ साथ खोज कब हुई, ये बहुत गहरा सवाल हो जाएगा। बस आप लोगों को बस यहाँ तक ये जो 5 बातें हैं बल्ब से रिलेटेड पढ़ के जानी हो। इलेक्ट्रिक बल्ब करता क्या है? कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थर्मल या हीट एनर्जी के अंदर। ठीक है, ये इसका अहम पॉइंट रहने वाला है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। 1770 में भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा था? ठीक है, पहला बैंक की बात कर रहा है 1770 के अंदर। भाई देखो प्यारे बच्चों, बैंक को लेकर के ये जो सवाल आते हैं ना भाई, ये एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत में स्थापित होने वाला सबसे पहला बैंक। ठीक है, ये 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना हुई थी उस समय। बैंक ऑफ बंगाल 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक था, जो आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन, यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? बढ़िया प्रश्न है प्यारे बच्चों, यहाँ आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अस्थायी पूछ रहा है, टेम्परेरी मेंबर पूछ रहा है 10, लेकिन जोड़ा कैसे होता है? 5 + 10 का। 5 होते हैं स्थायी सदस्य, 10 होते हैं अस्थायी। 5 परमानेंट, 10 टेम्परेरी। देख सकते हो आप लोग, 5 जो स्थायी सदस्य हैं उनके नाम पूछे जा सकते हैं। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए, ये 5 परमानेंट मेंबर है, P5 बोलते हैं जिनको। ठीक है, एंड अस्थायी सदस्य है जो प्यारे बच्चों 10 सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल 2 साल का रहता है, और इनका जो चुनाव है यूनाइटेड नेशन की जो असेंबली है उसके द्वारा किया जाता है, यूनाइटेड नेशन असेंबली। तो यहाँ आप लोगों को ये याद रखना है कि जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष। परमानेंट जो है उनका जो है परमानेंट ही है भाई। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना। टोटल मेंबर कितने होते हैं? टोटल मेंबर 15 होते हैं। टोटल पूछ ले तो 15, टोटल पूछे तो 15 मेंबर। ठीक है, 5 स्थायी, 10 अस्थायी। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो 10 अस्थायी सदस्य हैं
यूनाइटेड नेशन के, सिक्योरिटी काउंसिल के, इनका कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तब आप लोगों को जवाब लगाना है प्यारे बच्चों, 2 वर्ष। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की भी हमारे टॉप 20 क्लास सेशन नंबर 10 20 क्वेश्चनों की क्लास के माध्यम से आप लोगों ने फिर से 50 से 60 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। ओवरऑल पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर, और उसके अलावा ये सारे के सारे जो तमाम क्वेश्चन हैं ये आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। और प्यारे बच्चों, जिस भी बच्चे ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए 2025 की करंट अफेयर की सबसे बड़ी क्लास आप लोगों के लिए मैं लेके आने वाला हूं। तो जो बच्चे सीरियस है पढ़ने के लिए, तो ये जो बच्चे वर्तमान में जो अगर इस क्लास को देख रहे हैं, इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्लास को शेयर करें। मिलते हैं प्यारे बच्चों नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।